हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो आपका पार्टनरशिप में चल रहा है, साझेदारी का पुनर्निर्माण, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है। टॉपिक का नाम था साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो उसी के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है साझेदारी फर्म के पुनर्निर्माण में, वो आता है साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश। तो आज हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उससे जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसके न्यूमेरिकल हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे और ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी इस चैप्टर की। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश, यानी कब होगा इसमें। तो प्रवेश जो होगा साझेदार का, हम कब करना चाहेंगे। तो साझेदार का प्रवेश फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में सम्मिलित करना साझेदार का प्रवेश कहलाता है। ऐसी स्थिति में नए व्यक्ति सहित सभी साझेदारों के मध्य पुनः साझेदारी का ठहराव होना आवश्यक है। यानी कि अब नया एग्रीमेंट बनेगा, पुराना एग्रीमेंट हमारा समाप्त हो जाएगा, अब नया एग्रीमेंट बनेगा, यानी कि नए साझेदार को शामिल करते हुए। आगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। यानी कि सभी साझेदारों की सहमति है। तो धारा 31(1) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की यह कहती है कि यदि सभी साझेदार सहमत हैं तो नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रवेश करने वाले साझेदार के दायित्व के संबंध में धारा 31(2) यानी धारा 31(1) तो प्रवेश से संबंधित है और धारा 31(2) उसके दायित्व से संबंधित है। में यह कहा गया है कि वह व्यक्ति प्रवेश के पूर्व फर्म द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि धारा 31(2) ये स्पष्ट कर देती है कि जब जो हमारा साझेदार आया है उससे पहले के जो भी कार्य होंगे उनके लिए वह नया व्यक्ति जो फर्म में प्रवेश ले रहा उनके लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। उसके बाद के जो होंगे उनमें वो जितना उसका हिस्सा है उसके बराबर के लिए वो जिम्मेदार होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाने के आवश्यक कारण, यानी कि हम किन किन स्थितियों में या वो ऐसे क्या क्या कारण हैं जब हमें एक नए साझेदार की आवश्यकता होती है। तो पहला है नंबर 1, व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर। यदि फर्म को अपना फर्म का विस्तार करना है या व्यवसाय को बढ़ाना है तो उसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसे पुराने साझेदार पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक नया व्यक्ति चाहिए जो उसमें पूंजी लगा सके। नंबर 2, व्यवसाय के कुशल प्रबंध के लिए और अधिक अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होने पर। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि के लिए किसी प्रभावशाली एवं विख्यात व्यक्ति की आवश्यकता होने पर। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हम शामिल करना जिसको ज़्यादातर लोग जानते हों, उसके नाम को हमें अपने व्यवसाय के साथ जोड़ना है तो हमारे व्यवसाय की जो प्रसिद्धि है, जो गुडविल है, वो बढ़ जाएगी। उसके बाद नंबर 4, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर अथवा फर्म से पृथक होने पर। यदि कोई साझेदार किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उसके स्थान पर भी हम किसी नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। नंबर 5, किसी योग्य कर्मचारी की आवश्यकता फर्म में साझेदार के रूप में होने पर। यानी कि फर्म में कोई ऐसा कर्मचारी है हमारा जिस
कि एक हमारे जो व्यवसाय को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार्य करता है, उसे अनुभव है। हम अगर उसे सैलरी के बजाय, सैलरी देना हमें महंगा पड़ रहा है, तो हम क्या करें, उसे साझेदार भी बना सकते हैं, जिससे वो हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारी फर्म को छोड़ के ना जाए। उसके बाद नंबर 6, व्यवसाय की प्रतियोगिता कम करने के लिए, व्यवसाय की जो यानी कंपटीटर्स हैं उनको कम करने के लिए भी हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नए साझेदार के अधिकार। जब नए साझेदार आएगा तो उसे क्या क्या अधिकार होंगे, न्यू पार्टनर्स राइट। नंबर 1 जो अधिकार है, भविष्य में फर्म के लाभ में हिस्सा। तो पहला उसका यह अधिकार है, जब फर्म नया साझेदार आएगा, भविष्य में जो भी फर्म के लाभ होंगे उसमें उसको अपना हिस्सा चाहिए या मिलेगा उसे। दूसरा है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा। जब नया साझेदार आता है तो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आता है, और जब कैपिटल देता है तो वो कंपनी की संपत्तियों में अपने हिस्से का मालिक बन जाता है। नंबर नेक्स्ट है, नए साझेदार के प्रवेश पर निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मतलब ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, जब नया साझेदार आएगा तो वो समस्याएं उत्पन्न होंगी और उनका हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो पहली समस्या है, नए साझेदार की पूंजी क्या होगी। भाई ये सभी साझेदार आपस में सहमत होंगे और उसका हिस्सा कितने वो पूंजी लेकर आएगा, इसकी कैलकुलेशन पुराने साझेदार करेंगे। तो पहली समस्या ये होगी। दूसरी है, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो, एक ये, इसका सभी साझेदार मिलकर आपस में जो भी डिसीजन लेंगे वो अब नया लाभ विभाजन अनुपात रहेगा। तीसरी समस्या है, ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार हो, यानी ख्याति का मूल्यांकन किस मेथड से करना है, किस आधार पर करना है, एक ये समस्या उत्पन्न होती है। और नंबर 4, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किस प्रकार हो। जो हमारी संपत्तियां हैं उनकी वैल्यू या जो हमारे दायित्व हैं उनका कितना पैसा हमें क्या कैसे पेमेंट करना है, क्या रहेगी उनकी वैल्यू, उस पर चर्चा होगी। यानी ये ऐसी ये समस्या हमारे सामने आएगी। नंबर 5, संचय एवं आयोजन का लेखा किस प्रकार हो। यानी कि जो हमारे पुराने संचय यानी रिजर्व हैं या प्रोविजंस हैं उनको उनका लेखा भविष्य में किस प्रकार करेंगे, आने वाले जो पार्टनर आएगा उसके बाद, तो उन्हें हम बंद कर देंगे या उन्हें चालू रखेंगे या एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, एक ये समस्या आएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नए साझेदार के प्रवेश पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब नया साझेदार आएगा तो हमारी जैसे समस्याएं थी सेम वही है, थोड़ा चेंज है। प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, पुराने साझेदार समझौते खत्म हो जाते हैं, मतलब जो भी पुराना समझौता था वो समाप्त हो जाएगा। अभी सभी साझेदारों के मध्य एक नए समझौते प्रभाव में आते हैं, मतलब एक नया समझौता उनके सामने बनेगा आपस में। नंबर 2, नया साझेदार फर्म के भावी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकारी होता है। मतलब पहले जो भी हिस्सा था जो पुराने साझेदारों में बंटता था, अब नया साझेदार आ जाएगा तो उसको भी अपना हिस्सा मिलेगा। नंबर 3, नया साझेदार एक सहमत राशि का योगदान करता है जो फर्म में पूंजी है, यानी फर्म में पूंजी के लिए वो एक जो सभी साझेदार उसे बताएंगे भाई आपको इतना पैसा पूंजी के लिए लाना है, तो वो पूंजी के रूप में रहेगा। नंबर 4, नए साझेदार का फर्म, यहाँ पे की शब्द रह गया है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा और फर्म के दायित्वों के लिए उत्तरदायित्व हो जाता है। मतलब जब वो नया साझेदार आएगा तो उसकी फर्म में अपना हिस्सा लेगा और जो उसके दायित्व होंगे फर्म के उनमें वो उत्तरदायी हो जाएगा। नंबर 5, संचय व अवितरित लाभों या हानियों का समायोजन होता है। नंबर 6, संपत्तियां और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिससे जो भी शुद्ध परिवर्तन होता है उसे पुराने या
वर्तमान साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में समायोजित कर दिया जाता है पुराने अनुपात में, यानी कि पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों को जो भी परिवर्तन या प्रॉफिट होगा उन पर या लॉस होगा उसे उनके बांट दिया जाएगा, किनको, पुराने साझेदारों को। 7वां पॉइंट है फर्म की खाते का मूल्यांकन किया जाता है और उसका भुगतान प्राप्त करने वाले साझेदारों के द्वारा त्याग, यानी कि जो भुगतान किया जाएगा तो प्राप्त करने वाले साझेदारों को द्वारा त्याग करने वाले साझेदारों को किया जाता है। मतलब जो भी फर्म में प्राप्त करेंगे, चाहे वो नया साझेदार है या कोई पुराना साझेदार है, उसको भी अगर हमारा नया रेशो में कुछ चेंज हुआ, उसने गेन किया है कुछ, तो वो उस हिस्से में से और जितना उसने गेन किया उस रेशो के हिसाब से ख्याति का पैसा जो साझेदार त्याग करने वाले हैं उन्हें किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाने वाली समायोजनाएं। तो ये समायोजनाएं कौन कौन सी होंगी? जब नया साझेदार आएगा तो हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी होंगी। ये तो प्रभाव थे, क्या प्रभाव होगा। अब हमें जो काम करना, जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन टॉपिक्स पर होंगे। पहला जो टॉपिक्स है वो है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। तो ये हमें न्यूमेरिकल में करनी है कि जब एक नया साझेदार आएगा तो हमें नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना होगा। अब क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। नंबर 2 है पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात ज्ञात करना। अब उनका त्याग अनुपात भी ज्ञात करेंगे हम। और नंबर 3 है ख्याति के लेखांकन उपचार या व्यवहार, उपचार या व्यवहार यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के हम जो भी लेखांकन होंगे उन्हें करेंगे एडजस्टमेंट्स। नंबर 4 संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि का समायोजन करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और उस पर जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये हम करेंगे। नंबर 5 है सामान्य संचय एवं अवितरित लाभ या हानि का समायोजन करना। यानी कि सेम वैसे ही है, उन्हीं का यानी कि जो हमारा संचय या अवितरित लाभ या हानि जो होंगे उनका समायोजन भी सेम वैसे ही करेंगे, यानी कि पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में कर दिया जाएगा। उसके बाद जो छठा पॉइंट आता है वो है हमारा पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन हम 2 प्रकार से करते हैं, यानी कि नए साझेदार के आधार पर, और एक होता है यानी कि नए साझेदार के आधार पर पूंजी का समायोजन या पुराने साझेदारों के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। तो इस प्रकार ये हम 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स में। तो हम आगे सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं। अब क्या है अच्छा पहला टॉपिक हमने ये ले लिया, नए साझेदार की पूंजी की जो समस्या थी पहली वो क्लियर कर लेते हैं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए साझेदार द्वारा फर्म में लाई गई पूंजी का निर्धारण सभी साझेदारों की आपसी सहमति से किया जाता है। नया साझेदार पूंजी नगद के रूप में अथवा माल या संपत्ति के रूप में अथवा आंशिक रूप से नगद तथा आंशिक रूप से माल या संपत्ति के रूप में लाता है। तो यानी कि वो जो भी उसे बता दिया जाएगा या तो नगद के रूप में लेकर आएगा या माल के रूप में लेकर आए 100%, या फिर आंशिक मतलब कुछ तो लेकर आएगा कैश और कुछ लेकर आएगा माल या कोई संपत्ति के रूप में। तो पहला पॉइंट है यदि वो कैसे लेकर आ रहा है, नगद लेकर आ रहा। नंबर 1 नए साझेदार द्वारा पूंजी नगद लाने पर, जब वो पैसा नगद लेकर आता है तो हम एंट्री बना देंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, यदि नए साझेदार द्वारा पूंजी माल अथवा संपत्ति के रूप में लाने पर, यदि वो संपत्ति या माल के रूप में लाएगा तो परचेज या स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक यानी कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज यानी माल के लिए अब माल लाता है और संपत्ति भी लाता है तो इस तरीके से एंट्री बनाएंगे। परचेज या स्टॉक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी स्थिति ये हो जाएगी, फर्म द्वारा नए साझेदार के दायित्व स्वीकार करने पर क्या होता है कि जब नया साझेदार आएगा, पूंजी यानी कैश तो लाएगा, हो सकता है उसके पास कुछ दायित्व भी हों, तो उनको जो फर्म किस तरीके से हैंडल करेगी या अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगी, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी उसकी कैपिटल में से वो माइनस हो जाएंगे, डेबिट होकर, डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और फर्म की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये आपकी जो नया साझेदार आएगा उसकी कैपिटल होगी। तो इस तरीके से हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, उनके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमें क्या होगा, सिचुएशंस मिलेंगी जब नए साझेदार के लाभ का भाग पुराने साझेदार अपने विद्यमान लाभ हानि अनुपात में त्याग करते हैं। दूसरी स्थिति होगी जब नए साझेदार के लाभ का भाग पुराने साझेदार समान या बराबर अनुपात में त्याग करते हों। तीसरी स्थिति जब नए साझेदार के लाभ का भाग पुराने साझेदार असमान अनुपात में त्याग करते हों। और चौथी स्थिति होगी जब नया साझेदार अपना भाग किसी एक साझेदार से प्राप्त करता हो। और पांचवी स्थिति होगी जब एक साझेदार नए साझेदार के प्रवेश पर अपना लाभ हानि अनुपात पूर्व के समान रखे। तो ये 5 स्थिति हमें मिलेंगी जिन सिचुएशंस में हमें क्या करना है कि नया अनुपात निकालना है। तो एक पहली में उन्होंने कहा कि भाई जो उनका पुराना अनुपात है उसी में नए साझेदार का अपना हिस्सा दे दिया है। इस तरीके से 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट को हम न्यूमेरिकल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। अभी हम नोट कर लेते हैं, आगे चलते हैं। त्याग अनुपात, त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है, पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। शॉर्ट में लिख सकते हैं SR इक्वल OR माइनस NR। ये देख लीजिए यार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी नोट्स बनाएंगे और फिर इनको रिवाइज करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल हम अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है ख्याति का लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भारतीय लेखांकन मानक 26 के अनुसार फर्म की लेखा पुस्तकों में केवल उसी ख्याति का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए फर्म ने कुछ प्रतिफल चुकाया हो। यानी कि जिसके बदले में कुछ ना कुछ प्रतिफल दिया है, हम उसी गुडविल को अपने अकाउंट्स में लिख सकते हैं, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति फर्म में न लाकर पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से भुगतान करे तो इस संबंध में फर्म की लेखा पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। मतलब उसने अलग से प्राइवेटली साझेदारों को कुछ पैसा दे दिया कि मुझे उस बना लो, और उन्होंने ले लिया पैसा, तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। जब फर्म में पैसा आएगा तभी उसका लेखा होगा। सामान्यतः इससे अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, नंबर 2, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने पर, अगर वो नगद लाता है तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आगे चलते हैं। ख्याति की राशि पुराने साझेदार के पूंजी खाते में उनके त्याग अनुपात के आधार पर समायोजित करने पर, ये जो पैसा लेकर आया था नंबर 2 में, उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशो के आधार पर। तो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी आएगा, जितने पार्टनर्स होंगे जिन जिन ने सैक्रिफाइस किया है, उनको उनके सैक्रिफाइस रेशो में यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जो ये गुडविल का पैसा लेकर आया न्यू पार्टनर। आगे चौथा पॉइंट हमारा, पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि आंशिक या पूर्ण रूप से निकालने पर, मतलब कुछ हिस्सा निकालें उसका, या जितनी गुडविल वो लेकर आया था इनको मिली थी वो पूरी निकालेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट।
जितना पैसा पार्टनर्स ने निकाला है उनके लिए, जिसने भी निकाला है उनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और टू कैश, पैसा चला जाएगा फर्म से। 5वां पॉइंट है चिट्ठी में प्रदर्शित ख्याति पुराने साधन द्वारा पुराने अनुपात में अपलिखित करने पर, यानी कि जो हमारी जो नया पार्टनर्स आया है उस समय हमारी बैलेंस शीट में कुछ गुडविल शो हो रही है, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, पुराने साझेदारों को दे देंगे, उस गुडविल अकाउंट को बंद कर देंगे। तो एंट्री इस प्रकार बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट, ये बन जाएगी। उनके जो पुराने पार्टनर्स के उनके पुराने अनुपात में इसे बांट दिया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट, पूंजी व ख्याति की नगद ने लाकर अन्य किसी माध्यम से लाता है। मतलब जो पूंजी का पैसा जो कैपिटल लेके आएगा नया साझेदार उसको, और जो गुडविल का पैसा वो नगद ना लाता है, किसी और माध्यम से लाता, मान लो उसके लिए संपत्ति लेके आता है या माल लेके आता है, तो उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी लाया है, एसेट्स लाया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक या परचेज लाया तो वो परचेज डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो गुडविल का पैसा गुडविल में आ जाएगा और जो कैपिटल का पैसा कैपिटल में आ जाएगा, टोटल जो असेट्स लाया उसके इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नंबर 7, जब नया साझेदार ख्याति की राशि पूर्ण या आंशिक रूप से नगद ने लाता है तो एंट्री बनेगी पहली सिचुएशन में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा वो कैपिटल के लिए लाया है उसको हम कैश या बैंक के नाम से डेबिट करेंगे और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर। उसके बाद जितना पैसा नहीं लाया है जो गुडविल का हिस्सा आएगा उसके में से, उसके लिए उस पार्टनर्स की जो कैपिटल आया उसको हम डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा उससे जो भी पार्टनर्स होंगे उन्हें लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुप्त या छुपी हुई ख्याति या छुपी ख्याति, हिडन गुडविल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुप्त ख्याति बराबर होता है कुल पूंजी माइनस संयुक्त पूंजी, हिडन गुडविल इक्वल टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। टोटल कैपिटल क्या होता है, न्यू साझेदार जो आता है उसकी पूंजी में उसके शेयर का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल निकालते हैं। और कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, तो इससे आएगी कंबाइंड कैपिटल। नए साझेदार के आधार पर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कैपिटल, और सभी पार्टनर्स यानी पुराने और प्लस नए साझेदार की कैपिटल को जोड़ के आएगी कंबाइंड कैपिटल। इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा हिडन गुडविल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। नंबर 1 क्या है, जब पुनर्मूल्यांकनित संपत्तियों एवं दायित्वों को चिट्ठी में नए मूल्य पर दर्शाया जाए। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट अथवा लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है, यानी कि नए मूल्य पर दर्शाया जाएगा तब हमें ये रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। इस खाते में जो भी लाभ या हानि होती है उसे पुराने साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में उनके पूंजी खाते में समायोजित कर दिया जाता है। ये कब होगा, जब संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और उन्हें चिट्ठे में नए मूल्य पर लिखा जाएगा, तब ये सारा काम होगा। अदरवाइज दूसरा पॉइंट क्या है, जब पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों एवं दायित्वों को चिट्ठी में पुराने मूल्य पर ही दर्शाया जाए, ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन खाते के स्थान पर स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। जो आपका पहला भाग तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, यानी कि यह खाता 2 भागों में विभक्त होता है। इसका प्रथम भाग पुनर्मूल्यांकन खाते की भांति तैयार किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन
से हुई लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट कर बंद कर दिया जाता है। यानी पहले तो आपको सेम टू सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह दिखाना है। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग होगा, इस खाते के द्वितीय भाग में प्रथम भाग में प्रदर्शित संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकनों को विपरीत पक्ष में लिखकर अंतर की राशि को नए साझेदार सहित सभी साझेदारों में नए अनुपात में बांटकर इसे बंद कर दिया जाता है। मतलब पहला तो आपको पुराने साझेदारों को दिखाना जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, उसके बाद उसकी विपरीत एंट्री बनाएंगे। जिनका मूल्य घटा है तो वो बाई साइड में आएंगे और जिनका मूल्य बढ़ा है वो टू साइड में आएंगे। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा उसको नए साझेदार सहित उनके नए अनुपात में बांटकर सबको अकाउंट को बंद कर देंगे। इस प्रकार स्मरणार्थ खाते के दूसरे भाग में विपरीत प्रविष्टि कर दोहरा प्रभाव पूर्ण कर लिया जाता है। इससे संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा अविभाजित लाभ हानि संचय एवं कृत्रिम संपत्तियों का वितरण किस प्रकार करेंगे। अनडिवाइडेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व एंड फिक्टिटियस एसेट्स। नंबर 1, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित संचय लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष की राशि को पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में अंतरित करने पर एंट्री बन जाएगी आपकी रिजर्व/जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एंट्री बनेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित कृत्रिम संपत्तियां लाभ हानि खाते का डेबिट शेष यानी हानि पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में अंतरित करने पर एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, टू फिक्टिटियस एसेट्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आता है आपका लॉस, ये लॉस के लिए एंट्री है, और ये ऊपर वाली जो थी ये प्रॉफिट के लिए एंट्री। अगर प्रॉफिट होगा तो ये यहाँ डेबिट होकर बंद होगा और लॉस होगा तो क्रेडिट होकर बंद होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण करना। यदि प्रश्न में नए साझेदार द्वारा लाई पूंजी का स्पष्ट उल्लेख न हो अथवा यह कहा गया हो कि नया साझेदार पर्याप्त या सफिशिएंट पूंजी लाएगा तो इसकी गणना पुराने साझेदारों की शुद्ध पूंजी के आधार पर निम्न अनुसार होगी। नंबर 1, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ख्याति पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि अविभाजित लाभ हानि संचय आदि का समायोजन पुराने अनुपात में कर पुराने साझेदारों की शुद्ध पूंजी ज्ञात करेंगे। उसके बाद पुराने साझेदारों की शुद्ध पूंजी अथवा उनके नए अनुपात का पृथक योग कर साझेदारों की कुल पूंजी एवं फर्म में उनके भाग की गणना की जाएगी। मतलब उनकी हम सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कुल कैपिटल निकालेंगे और जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं वो कितना, उन सभी का जो भी पुराने साझेदार हैं उनका कितना भाग यानी कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितने शेयर के लिए कितनी पूंजी है। अब उसमें क्या करेंगे, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। पुराने साझेदारों की कुल पूंजी एवं फर्म में उनके भाग के आधार पर फर्म की कुल पूंजी की गणना की जाएगी। मतलब सेम वही है, जो कुल पूंजी आई है पुराने साझेदारों की उसमें उनके हिस्से के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करके और जो उनका हिस्सा है उसे डिवाइड करके तो क्या आ जाएगी, कुल पूंजी आएगी। और कुल पूंजी जो आई है उसमें जो नया साझेदार है फर्म की कुल पूंजी में नए साझेदार के भाग की गुणा कर नए साझेदार की पूंजी की गणना की जाएगी। इसे न्यूमेरिकल आएगा तब और अच्छे से स्पष्ट करेंगे, थ्योरी को दोबारा से समझाएंगे इसे। अगला टॉपिक है साझेदारों की पूंजी का समायोजन। ये लास्ट पॉइंट था, शायद लास्ट ही है, इसके बाद हाँ लास्ट पॉइंट है। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर सभी साझेदारों की पूंजी का समायोजन। नंबर 1, पुराने साझेदारों को पूंजी लौटाने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
सेकंड, पुराने साझेदारों से पूंजी प्राप्त करने पर, यदि पुराने साझेदारों की पूंजी ज़्यादा है तो वो लेके जाएंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश या बैंक से पैसा फर्म से जाएगा। अगर पुराने साझेदारों की पूंजी कम है और उन्हें पैसा फर्म को देना है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आगे मेरा एक टॉपिक रह गया था बीच में, मैंने इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं दिखाया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा से समझा देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें भी आपको बनाना है और इसे पिछले वाले चैप्टर में भी बनाना है। तो उसके जो न्यूमेरिकल थे मैंने नहीं कराए थे, तो यहाँ एक बार दोबारा से इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं दिखा रहा हूँ आपको। संपत्तियों के मूल्यों में कमी आपकी टू साइड में आएगी, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और जो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो बाई साइड में आएगी, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। से वैसे ही दायित्वों में वृद्धि होगी तो टू साइड में आएगा, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर दायित्वों के मूल्य में कमी होगी तो आपका बाई साइड में आएगा, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। उसके बाद कुछ ऐसी संपत्तियां होंगी जो अनरिकॉर्डेड होंगी, तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाई साइड में आ जाएगा, और यानी क्रेडिट साइड। और जो ऐसी संपत्तियां यानी कि ऐसे दायित्व होंगे जो अनरिकॉर्डेड होंगे वो टू साइड में आएंगे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। उसके बाद आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा तो वो आपका ज़्यादा आता है डेबिट से, तो वो आपका प्रॉफिट होगा, उसको टू साइड में लिखेंगे, क्या लिखकर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड रेशो में बांट देंगे उन्हें। और अगर आपका डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट के से ज़्यादा आता है तो बाय साइड में लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड। का जो चैप्टर नंबर 4 था इसकी थ्योरी लगभग मैंने कंप्लीट करा दी है, आप इसे अच्छे से नोट कर लें, रिवाइज कर लें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें और अपने दोस्तों की तैयारी कराएं। तो उसके लिए आप मेरे जो वीडियोज है उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।